हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डेली हम सीडीपी का 30 प्रश्न करते हैं, जिसमें से मैंने आपको प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट था सीडीपी का, उसमें मैंने आपको 8 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने सब ऐड कर दिया है और प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आज का जो सेट है वो नवा है और सीडीपी आपके किसी भी एग्ज़ाम के अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सीडीपी मांग रहा है, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो या फिर आपका एमपी टेट, किसी भी स्टेट के लिए ये क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सुपर टेट भी आने वाला है, उसमें भी आपका सीडीपी पूछेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और क्लास पसंद आएगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कथन और कारण से। मैं बार बार कहती हूँ, कथन वाला जो प्रश्न है ना, ये आपका सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ना ही सीटेट के लिए, अब तो आने वाली हर परीक्षा में, यानी आपका यूपी टेट हो गया या फिर आप मान के चलें DSSS हो गया, टीचिंग की कोई भी हो जिसमें आपका सीडीपी पूछता है। क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर को टफ बनाना है पेपर तो वो कथन वाले क्वेश्चन रखेगा ही रखेगा। तो इसे समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कथन है, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। ये बात इनकी सही है, ठीक है। क्योंकि एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। क्या ये सही है? तो आर जो है कथन, आर मुझे ये सही नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो पहला सही है और आपका जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन जो सी है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। यह कथन किसका दिया गया है, यानी यह कथन किसको दर्शाता है, यह सिद्धांत किसको दर्शाता है? तो यह चक्रीय बढ़ोतरी को दर्शाता है, ठीक है ना। कि जो बच्चे का विकास होता है वो स्पाइरल रूप में होता है, ठीक है। ये स्पाइरल रूप में होता है, ना कि एक रूपता या एक दिशीय या आपकी विकास की सततहीनता। तो ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं, हमें निगेटिव वर्ड्स पे नहीं जाना है, ओके। अगला प्रश्न है, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे, ठीक है ना। आपने देखा होगा शिनचैन, उसमें शिनचैन की नकल करने लगते हैं बच्चे। यह बच्चों के सामाजिकरण पर कैसा प्रभाव डाल रहा है? तो यह मीडिया प्रभाव डाल रहा है, ठीक है ना। सहपाठी जो होता प्रभाव वो होता है जो आपका पीयर्स होता है, यानी आपके स्कूल, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके हमजोली जो बच्चे होते हैं। जैसे कि चले गए आप स्कूल में अगर हैं बच्चे, तो स्कूल में जो बच्चे साथ में बैठते हैं वो सहपाठी हो जाते हैं, जो साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। नाइबर्स जो होते हैं वो आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं और रिलीजियस आपका धर्म वाला हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन से विकल्प जो है सही है? और सही पूछा है तो हमें सही पे ही ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही पूछेगा तो सही का आंसर देंगे और निगेटिव पूछेगा तो निगेटिव का ही आंसर आप देंगे, ओके। इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों के आधार पर, अब अंकों के आधार पर देखेंगे क्या? ऐसा नहीं, निगेटिव है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण, वर्षांत परीक्षा और अंक आधार पर छात्रों को रैंक देना, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। हमें क्या करना है? पॉजिटिव पे जाना है और इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण था, विविध विधियों से मूल्यांकन और आकलन शामिल है, तो ये बात इनकी सही हो जाएगी। बाकी अगर बात करूँ यहाँ पे तो प्रोत्साहन के लिए दंड और पुरस्कार से सम्मिलित नहीं, ठीक है। सबसे बेटर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं में को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? तो सबसे पहले पूर्व संक्रियात्मक नहीं होगा, संवेदीगामक होगा, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं बात करूँ अगर पूर्व संवेदीगामक अवस्था की, तो ये 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष होता है। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है
ये आपका 7 से 11 होता है, जबकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 यानी 11 से ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? तो औपचारिक पूछा है, केवल औपचारिक बच्चे, तो यानी जो 11 साल के बाद के जो बच्चे हैं। ठीक है। रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उसे 2 गुना चॉकलेट खाई। ठीक है ना। कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी चॉकलेट खाई? ठीक है। फिर है, यदि ए तुलना रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी का संबंध क्या है? ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी आपका जो है ना, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या है, ये औपचारिक स्टेज का जो बच्चा है वो बता पाएगा। और ये ऑप्शन बी, ठीक है, तुलना। बाकी आपका ये टॉफ़ी वाली जो बात रहे, चॉकलेट वाली, ये बच्चा भी कर सकता है। ठीक है ना, मूल संक्रियात्मक अवस्था का। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, लेव वाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, जीन पियाजे और आपका हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है ना, नॉम चॉम्स्की, इतने लोगों को जिनका भी मैंने नाम लिया है, इन सब का आपको थ्योरी ज़रूर पढ़ लेना है। इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से आपके प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, तो ये प्लीज़ इसे याद रख लीजिएगा, कर लीजिएगा आप। ठीक है ना। तो यहाँ पे लेव वाइगोस्की की अगर बात करूँ तो अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित है। ठीक है ना। और फिर आपका सांस्कृतिक की बात भी इन्होंने की थी, सांस्कृतिक उपकरण और लैंग्वेज की बात भी की थी। तो ऑप्शन ए और बी सी दोनों ही सही हैं, लेकिन जो नकारात्मक पुनर्वलन है ये लेव वाइगोस्की ने नहीं कही है। ठीक है। अगला है, लेव वाइगोस्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो ये स्थिति पार कहलाती है। इसके फोल्डिंग मैंने बताया था पिछले क्लास में। इसके फोल्डिंग क्या होता है कि लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जब बच्चा कोई होता है जो पढ़ाई के समय, ठीक है ना, पढ़ाई के समय जब वो किसी चीज़ में समस्या पाता है, प्रॉब्लम अपने आप को पाता है, तो वहाँ पे अगर टीचर उसे एक सहायता देता है, सिर्फ संकेत कर देता है, बच्चा समझ जाता है और अपने आप फिर उसको सॉल्व करने लगता है, तो ये क्या है, टीचर के द्वारा दिया गया एक पाठ है, एक स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है ना। तो ये आपका वाइगोस्की ने दिया था। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर की बात कर रहे हैं, आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। सर्डिम नियम वाले स्तर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बच्चा दूसरों से को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, उसे बनाए रखता है। ठीक है, ऐसा है। या फिर सही कार्यों की कसौटी के नियम, मान्यताएं, आवश्यकताएं और अधिकार जिन्हें सर्वसम्मति से समाज स्वीकारता है। या बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं का ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उन सार्वभौम नियमों का पालन करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है ना, ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा जो है ना, ये दूसरों को खुश रखने के लिए उनकी सहायता करता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर। देखिए, मैंने जितनी टॉपिक बताई सबके आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका कितना इम्पॉर्टेंट है आप जान सकते हैं, यहीं पे देख लीजिए। और ये जो पेपर है, ये पेपर आपका 2021 और 22 का है। ठीक है। तो अगर 21, 22, 2024 अभी तक के जितने प्रश्न हुए हैं आप जाकर देखिए प्रीवियस ईयर, या मैं करवा रही हूँ तो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यही टॉपिक आपके हो जाएंगे, रिपीट होंगे। ओके। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया है? तो इन्होंने बुद्धि के जो बात किया है, उन्होंने बुद्धि के कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं बताई हैं। ठीक है ना, कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं बताई हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इन्होंने 9 योग्यताएं दी थी। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में बोला था 8, तो कहीं कहीं पे 8 भी है, कहीं कहीं पे 9 है, तो यहाँ पे 9 दिया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, और ये मैंने आपको बता दिया था। अगला प्रश्न है,
बहुत से टेलीविज़न विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनकी रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? वह उन्हें उन विज्ञापनों में नए दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों का त्यों पेश कर देना चाहिए? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप अगर मैं बात करूं तो उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए अच्छा सभी यहाँ पे जो है पॉजिटिव दे रहा है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, अध्यापिका को कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा है कि विचार पहले आता है फिर भाषा? तो विचार पहले आता है फिर भाषा आता है, ये जीन पियाजे का कहना है। लेकिन अगर इसी प्रश्न को घुमा दे, अगर पूछे कि किसने कहा है कि भाषा पहले आती है फिर विचार आता है, तो ये लेव वाइगोस्की का है। यानी इंटरचेंज इनका हो गया है, ठीक है ना। विचार पहले आता है तो जीन पियाजे, भाषा पहले आता है तो लेव वाइगोस्की, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इससे आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा बना है, मैंने कल भी ये करवाया था, परसों भी करवाया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती हैं, या फिर NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है, या फिर 2020 NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बात आपकी सही है, ठीक है ना, ये बात तो सही है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो NEP के द्वारा अगर कहा जाए तो NEP के द्वारा ये कहा गया है कि अच्छा यहाँ पे इन्होंने निगेटिव पूछा था ना, सॉरी मैं ही ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। तो सॉरी, आपको भी यही ध्यान देना है। वही मैं कहूँ, सारे पॉजिटिव है, एक निगेटिव। तो निगेटिव पूछा है तो हमें ऑप्शन बी पे जाना है, निगेटिव ही आंसर लगाएंगे। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन नहीं, बल्कि योगात्मक मूल्यांकन से आप रचनात्मक मूल्यांकन की तरफ बच्चे को ले जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? तो जी नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे आप, ओके जी नहीं। ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामकरण करती है और समावेशी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को अपनी कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? तो एक कक्ष में सामाजिक सांस्कृतिक को समानता देनी चाहिए, ठीक है ना, सम्मान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। तो कक्षा 4 पे है, लेकिन वो पढ़ कैसा पा रहा है? कक्षा 1 के बच्चे की तरफ। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में कठिनाई होती है। ये मैंने कल पढ़ाया था आपको, पठन वाला। आई होप ये बात आपको ध्यान में आ रही होगी। मैंने कहा था आपसे कि पठन की अगर बात करें तो आप कीवर्ड यहाँ पे देखिए ना, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये कीवर्ड देखिए, पठन में कठिनाई हो रही है, यानी आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा, डिसलेक्सिया, ठीक है ना, पठन वैकल्य हो जाएगा। अगर मैथ में उसको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती है तो डिसकैलकुलिया हो जाता है, ठीक है ना। और अगर लिखने में दिक्कत होती है तो डिस्ग्राफिया हो जाता है। और मैंने बताया था कि ग्राफ आप बनाते हैं, अगर आपसे बिगड़ जा रहा है तो क्या है, आप हाथ से ही तो बनाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कर सकती है। तो कैसे कर सकती है? उनकी अभिसारी सोच से। तो अभिसारी सोच नहीं,
जो बच्चा सृजनात्मक होता है वो डाइवर्जेंट थिंक रखता है। ये जो रखा है ये कन्वर्जेंटली है, ठीक है ना, अभिसारी है, सीमित सोच होती है। और जो डाइवर्जेंट होता है वो विचार फैला हुआ होता है, ठीक है ना, यानी कि वो हर तरीके से सोच सकता है बच्चा। तो यहाँ पे उनकी मौलिक सोच के आधार पर क्या करता है टीचर, ये बात अपना रखता है, ठीक है ना, पहचान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? अविवेकशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार होता है कि यहाँ पे ध्यान केंद्र कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता, यानी इसमें सक्षम ना हो पाना, ठीक है ना, प्रॉब्लम होना। तो ये सब क्या है, ये आवेगशीलता यानी आपका अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार होता है, जिसमें आपको अटेंशन आपका जो है ना वो आपका डिसबैलेंस होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा आपको मैं कह रही हूँ अगर, तो आपको मतलब कि जो बच्चे हैं उनके बारे में बता रही हूँ। आप भी अपने जगह, अगर आप अपने हिसाब से अपने आप को उन बच्चों की जगह पर रख के सोचेंगे अगर, तो भी आप समझ सकते हैं, या फिर आप उन बच्चों के टीचर बनने के हिसाब से अगर सोचते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे समझ रहे हैं इसको, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? तो समावेशन के अनुकूल आपका योग्यता आधारित समूहीकरण। तो योग्यता के आधार पे आप बच्चे का समूहीकरण नहीं करेंगे, ये बच्चों में कहीं ना कहीं आपका इतनी नेगेटिविटी कर देगा कि बच्चे परेशान हो जाते हैं और बच्चे का जो मोटिवेशन होता है वो डिमोटिवेशन में बदल ही जाता है, ठीक है। तो ग्रुपिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना, योग्यता के आधार पर ग्रुपिंग नहीं करनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? निगेटिव पूछा है। उच्च स्तर का समर्पित भाव होता है, ये बात सही है। स्वतंत्र रूप से काम करने की प्राथमिकता होती है, ये बात भी सही है। एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता, तो एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता नहीं होती, बल्कि कई कार्य को कई तरीके से करने का उसका अंदर का जो व्याकुलता होता है वो रहता है। बल्कि यहाँ पे नेगेटिव बोला तो हमें नेगेटिव पे ही जाना था। अगला प्रश्न है, अच्छा ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट्स को ध्यान में याद रख लीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप जब जाएंगे तो टीचिंग संस्था सर्च करेंगे वहाँ पे और सेम लोगो मिल जाएगा, आप फॉलो कर लीजिएगा और ये PDF आप वहाँ से ले सकते हैं। मैंने सारी PDF वहाँ पर अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप रिवीजन करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए? तो कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण, या फिर सभी छात्रों से समान व्यवहार की अपेक्षा करना, या बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार? नो, ऐसा भी नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देंगे। बच्चा कैसा कर रहा है उसे खुद मौका देंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी? तो जब तक बच्चों में अवांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग। तो दंड बिल्कुल नहीं देना बच्चे में, ठीक है ना, बच्चे को दंड नहीं देना है। रट्टा लगाने के लिए कहना जब तक बच्चों की पुरानी, ये बात भी नहीं करनी है। बहुत सी उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे, ओके। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। तो प्रभावशाली शिक्षण में क्या समाहित है? छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता के अनुकूल बनाना। तो यहाँ पे ये चीज़ रखना ज़रूरी है, ठीक है ना, ये प्रभावशाली बनाता है। और फिर आपका छात्र संवाद के लिए लचीला समूहकरण, ये भी सही है। आपका कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंध, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन जो आपका पहला है ना, भावनात्मक ये आवश्यकता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपके यहीं से घूम घुमा के आते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा ने अपनी छात्राओं को
यानी रेखा एक टीचर है, ठीक है, अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? तो आप अगर एक टीचर है, अपने छात्र को ऐसा करेंगे अपने छात्र के साथ, तो आपका क्या उद्देश्य रहता है? तो ये डिस्कवरी लर्निंग होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? डिस्कवरी लर्निंग हो जाएगा, खोज शिक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय के अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा ग्राफिक यानी चित्रण आयोजक, ठीक है ना, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है आपका प्रश्न का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए? तो इसमें तंत्र होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, सिस्टम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब दंड पुरस्कार नहीं, पठन में केवल नो, उनका शैक्षणिक वातावरण में उनके अपनत्व का भाव और उनकी क्रियाशील शक्ति में स्थिरता, या शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करते हैं और उच्च स्तरीय मापदंडों पर आकलन। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उनके लिए वैसा वातावरण होगा, उनके आंतरिक अंदर से अगर उनकी इच्छा होती है तो वो अच्छा सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? तो ये आपका जिज्ञासा हो जाएगा। जब बच्चे के अंदर जिज्ञासा होगी, कुछ जानने की इच्छा होती है, तो बच्चा अच्छा सीखता है, एक अच्छी सीख पाता है, और जो भी चीज़ वो पढ़ता है तो उसे याद होता है। लेकिन बाकी डर की वजह से, निराशा या शर्म की वजह से तो बच्चा सिर्फ रट्टा मार पाता है, उसके बाद थोड़ी देर तक याद रहता है, फिर भूल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से। देखिए, इसी पेपर में आपको 2 प्रश्न कथन और कारण से मिले हैं। बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात इनकी सही है, क्योंकि सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। तो ये बात भी सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगी, ठीक है ना। और ए आर की व्याख्या भी करता है, आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? तो जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे, जो पुनरावृत्ति और यांत्रिक हो नहीं। तो सामाजिक संरचनात्मक में ये आपका ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो कैसी लगी क्लास, आपको कैसा लगा मेरा समझाना, आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास लोगों तक शेयर कीजिए, जहाँ तक शेयर कर सकते हैं सभी तक ये क्लास पहुँचनी चाहिए, ठीक है ना। और एक बात और, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। टेलीग्राम टीचिंग संस्था सर्च करेंगे और सेम लोगो मिलेगा आपको, जो लोगो आपका इस जो है चैनल पे है, सेम लोगो मिलेगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आप अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।